नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है गौरव शर्मा और एमपी एग्ज़ाम वाला पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन जो कि हमारी ये सीरीज चल रही है और इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं इन पर हम लोग बात कर चुके हैं। आज का जो सेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा जो भारत का भूगोल होता है, इस भारत के भूगोल का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, उसे आप लोग जानते हैं फिजिकल डिवीज़न के नाम से या फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मज़ेदार सेशन होने वाले हैं। कुछ दिनों तक बहुत बेहतरीन क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। कैसे हम इनको कवर करने वाले हैं, कैसे हम इनको डील करने वाले हैं, पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब जो आपके कंसेप्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं बच्चा, वो स्टार्ट होने वाले हैं भौतिक विभाजन। ठीक है, एक शब्द आपने सुना होगा, भौतिक विभाजन, या हिंदी वाले, इंग्लिश वाले बच्चे इसको जानते हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न के नाम से, फिजियोग्राफिक डिवीज़न। ठीक है, या फिजिकल डिवीज़न। ये एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें समाहित होती हैं, बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक आपके पास ये है क्या। मतलब भौतिक विभाजन हम किस व्यवस्था को कहते हैं और इसके लिए फिजिकल डिवीजन ही जो वर्ड है ये आपके पास क्यों यूज़ किया गया। देखिए बच्चा पार्टी, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये हमारा प्यारा सा भारत है और इस प्यारे से भारत को जब भी आप देखते हैं तो इस प्यारे से भारत में हमको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। अलग अलग चीज़ें आपके यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर आप में से किसी ने इस भारत को घूमा हुआ है, आप अगर इस पे घूमने गए हैं, आपने थोड़े बहुत भी ट्रेवलिंग की हुई है, तो दो तीन बातें आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि यहाँ पर एक रूपता नहीं है। पूरे भारत में एक समानता हमको देखने को नहीं मिलती है। क्या ऐसा है कि सब जगह एक जैसा माहौल आपको देखने को मिले? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सर। क्यों? क्योंकि अगर हम इस नॉर्थ वाले रीजन में जाते हैं, नॉर्थ वाले रीजन में, तो यहाँ पर हमको टेम्परेट फीचर दिखाई देते हैं, टेम्परेट शीतोष्ण फीचर दिखाई देते हैं। अगर हम इस पश्चिमी रीजन में आते हैं, राजस्थान वाला रीजन है, यहाँ पर हमको हॉट ट्रॉपिकल दिखाई देगा। हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म आपको दिखाई देता है। अगर हम अपने इस प्यारे से प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, इस पूरे रीजन में, तो यहाँ हमको काइंड ऑफ कोस्टल एक फीचर दिखाई देते हैं। मतलब अगर हम किसी फिजियोग्राफिक रीजन की बात करते हैं, इस फिजियोग्राफिक रीजन में एक समानता नहीं पाई जाती, एक रूपता नहीं पाई जाती। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत एक प्रकार का है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। हम रिलीजियन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर किसी कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स के आधार पर। और फिजिकल फीचर का मतलब आपके पास क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं या वो सब जो आपको विजिबल है, जो सब कुछ आपको विजिबल है वही आपके पास फिजिकल है। यहाँ पर आपको पर्वत दिखाई देते हैं, तो जो विजिबिलिटी है ये डिफरेंट होती है। एक डिफरेंट डिफरेंट टॉपोग्राफी हमको देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रकार के उच्चावच आपको देखने को मिलेंगे। इन उच्चावच के आधार पर ही किसी बड़े एरिया को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना आपका फिजियोग्राफी कहलाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि कोई भी आपके पास जो बड़ा भूभाग होता है, बड़ा भूभाग, कोई भी बड़ा भूभाग, जो लार्ज आपके पास एरिया है, इस लार्ज एरिया का हम डिवीज़न करते हैं, इसका विभाजन करते हैं, विभाजन, इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवीज़न किया जाता है किस में? स्मॉल पार्ट में। किस में? स्मॉल पार्ट में। और यही जो प्रोसेस है, यही जो प्रोसेस है आपके पास, ये कहलाती है फिजियोग्राफी या भौतिक विभाजन। तो परिभाषा जब भी आपसे कोई पूछेगा, आप परिभाषा को इसी तरीके से लिखेंगे कि कोई भी आपके पास जो बड़ा क्षेत्रफल है, इस बड़े भूभाग को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना, दो छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना आपके पास फिजियोग्राफी कहलाता है। अब सर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ी कि हमको फिजियोग्राफी फिजियोग्राफिक डिवीजन करना चाहिए, भौतिक विभाजन करना चाहिए? देखिए, जैसे दो व्यक्ति होते हैं, इनके जो लक्षण होते हैं, लक्षण ये समान होते हैं क्या? नहीं। दो व्यक्तियों के लक्षण समान होते हैं क्या? नहीं होते। तो इसी तरीके से कि जो आपके पास दो धरातल हैं, दो धरातल हैं,
इनके जो लक्षण हैं ये समान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए हम इनका यहाँ पर विभाजन करते हैं, इसीलिए हम इनका विभाजन करते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है सर, जो फिजियोग्राफी है, इस फिजियोग्राफी का या जो डिवीज़न है, इस डिवीज़न का हमें कोई प्रॉफिट मिलता है क्या? आपने इतनी सारी बातें यहाँ पे की, इस डिवीज़न का कोई प्रॉफिट मिलता है क्या? यस बच्चा, इसका प्रॉफिट मिलता है हमको बहुत बड़े लेवल पर। क्या प्रॉफिट मिलता है? देखिए, एक तो हमें हमारे जो रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स, संसाधन, इन संसाधन की जानकारी आपको मिल जाती है कि भाई हमारे पास क्या संसाधन अवेलेबल है। इसी के साथ में जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो फिजियोग्राफी है ये किसके बारे में पता करता है? एक तो संसाधनों की जानकारी आपको उपलब्ध कराता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इससे। कैसे होती है सर? मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कोई एरिया है और ये ड्रॉट प्रोन है, ड्रॉट प्रोन, ठीक है। आपसे कोई पूछ सकता है कोई एरिया है और ये एरिया कैसा है सर? ये एरिया आपके पास ड्रॉट प्रोन है, मतलब यहाँ पर जो सूखा है, ये सूखा आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सरकार यहाँ पे क्या करेगी? सरकार यहाँ पर जो फैसिलिटी है, इन फैसिलिटी को इन्हांस कर देगी, सुविधाओं को आपके पास बढ़ा देगी, इससे यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एरिया है हमारा और ये जो एरिया है ये फ्लड प्रोन है, फ्लड प्रोन, यहाँ पर बाढ़ आपके पास अधिक आती है। अगर बाढ़ प्रभावित है और हम इस बाढ़ को सिर्फ भगवान की नाराजगी मानते रहेंगे कि नदी हमसे नाराज है या भगवान हमसे नाराज है, तो बहुत सारे लोगों की जान यहाँ पे जाएगी। लेकिन अगर हमको पता है कि जो बाढ़ आना एक फिजिकल कैरेक्टर है, एक भौतिक लक्षण है, और बाढ़ कहाँ पर आती है? बाढ़ आती है जो नदी घाटियाँ होती हैं, रिवर वैलीज होती हैं। तो ऐसी कोई रिवर जो ज़्यादा अपने कोस्ट को बदलती हो, ज़्यादा अपने मार्ग को बदलती हो, उस जगह पर हम पहले से ही कुछ ऐसी एक्टिविटी चलाएं जैसे वहाँ के लोगों को जो बाढ़ है उस बाढ़ के नुकसान से हम लोग बचा सकें। तो फिजियोग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है सर? इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे जो संसाधन होते हैं, इन संसाधनों की जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है कि किस भाग में आपके पास क्या उपलब्ध है। इसी के साथ में हमको हमारी जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी जिसे आप लोग बोलते हैं उच्चावच, इस उच्चावच का पता चल जाता है कि भाई कहाँ पर पर्वत है, कहाँ मैदान है, कहाँ आपके पास पठार है। और जो टूरिज्म है, इस टूरिज्म की जानकारी हमको मिल जाती है। जो पर्यटन है, इस पर्यटन की जानकारी आपको मिल जाती है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि जो फिजिकल डिवीज़न है, इस फिजिकल डिवीज़न का महत्व क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्यों हमको फिजिकल डिवीज़न को पढ़ना चाहिए? संसाधनों की जानकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट, संसाधनों की जानकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट। और अगर हम लोग बात करें तो जो भी आपके टोपोग्राफी है, उच्चावच है, पर्यटन की हम लोग बात कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन, आप इस प्रशासन को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। जो वेलफेयर स्कीम है, इनको इम्प्लीमेंटेशन, ये भी बहुत आसानी से हो सकता है कि कहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही हैं इन लोगों तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। तो फिजियोग्राफी की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया है, फिजियोग्राफी होती क्या है ये भी आपको पता चल गया है। लेकिन जो फिजिकल डिवीज़न है, इस फिजिकल डिवीज़न का आधार क्या होता है? किस आधार पर किसी भी हिस्से को आप डिवाइड कर सकते हो? क्या आधार यहाँ पर हो सकता है? किस आधार पर हम किसी बड़े भूभाग को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं? तो बच्चा याद रखिएगा, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पार्ट होता है वो होता है आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की जो भूगार्भिक संरचना है, इस भूगार्भिक संरचना के आधार पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर क्लाइमेट, क्लाइमेट जैसे आप लोग बोलते हैं जलवायु। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आप लोग जानते हैं भूगार्भिक संरचना, कि कोई भी जो स्थल है इसकी भूगार्भिक संरचना कैसी है। क्लाइमेट, यहाँ का जो जलवायु है, वेदर है, ये किस तरीके का है। और नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है।
तो आपसे कोई पूछ सकता है कि जो फिजिकल डिवीजन है, इस फिजिकल डिवीजन का आधार क्या है, भौतिक विभाजन का आधार आप हमको बता दीजिए। तो जब भी कोई आपसे पूछता है सर भौतिक विभाजन का आधार, बच्चा ये 3 चीज़ें अगर आप यहाँ पर लिख के आ जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में 3 नंबर का सवाल बन जाता है। पीटी में जो सवाल बनेंगे वो तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इसी के साथ में मुख्य परीक्षा में भी काफ़ी सारे सवाल बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि फिजिकल डिवीजन क्या है, फिजिकल डिवीजन की आवश्यकता क्यों पड़ी, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ था बच्चा टूरिज्म वाला, कि भौतिक विभाजन में जो टूरिज्म है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए कैसे इंपॉर्टेंस है समझने की कोशिश करिएगा। कि मान लेते हैं कि कोई आपके पास जो व्यक्ति है, एक पर्सन है, पर्सन, और ये पर्सन कहाँ रहता है सर, ये रहता है आइसलैंड में, ये आइसलैंड का रहने वाला है। अब सोच लीजिए ये इंडिया आया, इंडिया घूमने के लिए आया और इसे कुछ भी नहीं पता, और अगर ये थार चला गया, थार डेजर्ट, तो क्या ये यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आइसलैंड में जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और हमारा जो थार है यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। तो आप खुद सोचिए कि अब ये व्यक्ति इंडिया आएगा, इसको पता नहीं है कि कहाँ पर मैं सरवाइव कर सकता हूँ, कहाँ सरवाइव नहीं कर सकता हूँ, तो ये व्यक्ति इंडिया के बारे में क्या बताएगा? यार आप लोगों को नहीं जाना चाहिए, यहाँ की तो हालत ख़राब है, हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये हमको पता चल गया है सर फिजियोग्राफी क्या है, फिजियोग्राफी क्या है, इसको विभाजन का आधार क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप सब लोग जान चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दावलियों पे हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ ऐसी शब्दावली जो हर एक बच्चे को परेशान करती है और उनको आना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए। तो कुछ शब्दावली है, आप इन शब्दावली को लर्न कीजिएगा। आप इंग्लिश वाले बच्चे इनको बोलते हैं टर्मलॉजी। कुछ टर्मलॉजी है और ये टर्मलॉजी आपको पूरे जियो में काम आएंगे। आपने इनके नाम भी सुने होंगे, जैसे कुछ फेमस फेमस से नाम आपसे कोई पूछ सकता है। एक शब्द है माउंटेन, कि सर माउंटेन क्या होता है, माउंटेन। या आपसे कोई पूछ सकता है सर पर्वत क्या होता है, आप हमें पर्वत बता दीजिए। इसी के साथ में फिर हमसे कोई पूछ सकता है सर हिल्स क्या होती हैं, हिल्स, पहाड़ी आप किसको कहते हैं, पहाड़ी। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि जो माउंटेन रेंजेस होते हैं, ये माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं, जो पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखलाएं क्या होती हैं, माउंटेन रेंजेस। इसी तरीके से कोई हमसे पूछ सकता है कि सर प्लेन क्या है, प्लेट्यू क्या है, प्लेट्यू, ऐसी कौन सी आकृति है जिसे हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं या पठार बोलते हैं। प्लेट्यू के बाद प्लेन, ठीक है, प्लेन, मैदान, मैदान, ये भी एक शब्द है। ठीक है, फिर आपने बहुत एक शब्द सुना होगा बार बार, खाड़ी। ठीक है, ये शब्द बहुत आता है, खाड़ी। खाड़ी को हम हिंदी में खाड़ी लिखते हैं और इंग्लिश में इसके लिए 2 शब्द चलते हैं, एक तो बे चलता है, बे, और एक शब्द आपको देखने को मिल जाता है गल्फ। गल्फ भी आपसे कोई पूछ सकता है, खाड़ी आपसे कोई पूछ सकता है। इसी के साथ में स्ट्रेट, स्ट्रेट, जल संधि, कि सर ये जल संधि क्या होती है। ठीक है, जल संधि, ये शब्दावली है बच्चा, आप इनको लर्न कर लेंगे, कभी शायद 3 मार्कर में सवाल बने तो आप भूल नहीं पाए। ठीक है, हमें इस तरीके से लर्न करना है कि चीज़ें आपको पेपर तक बहुत आसानी से हेल्प करें। फिर अगर हम लोग बात करते हैं, स्ट्रेट है, जल संधि है, एक इस्थेमस होता है, इस्थेमस आपने पढ़ा होगा, स्थल संधि आपके पास कहलाता है। फिर आइलैंड, आइलैंड, द्वीप क्या होते हैं, द्वीप। फिर पेनिनसुलर, पेनिनसुलर, ये कुछ शब्दावली है, शब्दावली। और एक आता है आपके पास कटक, कटक। इनको आप पहले लर्न कर लीजिए, ये क्या होते हैं, टर्मोलॉजी। इनके बारे में अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी हो जाती है लर्न करने में, थिंग्स को लर्न करने में आपको बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग 3 शब्दों को देखेंगे, 3 शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आपके पास पर्वत क्या है, पर्वत क्या है, पठार क्या है और मैदान क्या है। सबसे पहले हम लोग 3 शब्दों को समझेंगे। ठीक है, समझिएगा। जैसे माउंटेन, ठीक है, माउंटेन, पर्वत। आप किसी भी स्थल खंड को पर्वत कब कह सकते हैं, इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि कोई भी आपके पास जो स्थल खंड, इसकी अगर हाइट, ठीक है, अगर इसकी जो हाइट है, एवरेज, एवरेज हाइट 900 मीटर है, 900 मीटर है, और इसका जो टॉप है, टॉप, टॉप मतलब ऊपर वाला हिस्सा,
ऊपर वाला हिस्सा, ये अगर आपके पास अ, आप लोग कह सकते हैं कि ये तीव्र होना चाहिए, मतलब जो टॉप है इसका ये पतला होना चाहिए, पतला मतलब नैरो टॉप होना चाहिए, नैरो सकरा होना चाहिए। आप उसको यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पर्वत कह सकते हैं, ठीक है, पर्वत। इसी तरह फिर आपसे कोई पूछ सकता है सर प्लेट्यू, प्लेट्यू आप किसको बोलते हैं? हिंदी का शब्द है पठार, पठार, समझिएगा। देखिए अगर हम एवरेज हाइट की बात करते हैं, एवरेज जो हाइट है ये आपको देखने को मिलती है 600 मीटर। कितनी होती है सर? 600 मीटर, 600 मीटर। और जो टॉप है, टॉप ऊपरी सतह है, ये फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट, फ्लैट, या आप इसको बोलते हैं टेब्यूलर, जैसे टेबल की संरचना होती है ऐसा अगर आपके पास टॉप होगा तो हम इसको पठार कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आपके पास आता है सर प्लेन, ठीक है, प्लेन, जिसे आप लोग बोलते हैं मैदान, मैदान। तो मैदान को हम लोग बोलते हैं कि इसकी जो एवरेज हाइट है सर, एवरेज हाइट ये कैसी होनी चाहिए? ये आपको देखने को मिलती है 300 मीटर, 300 मीटर अगर एवरेज हाइट मिलेगी। और इसका जो शेप है ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, तो मैदान आप इसको कह सकते हैं। अब ये कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही होंगी बच्चा। देखिए ये तीन स्थलाकृति है, एक पर्वत है, एक पठार है, एक मैदान है। किसको आप पर्वत बोलेंगे, किसको आप लोग पठार बोलेंगे, किसको आप मैदान बोलेंगे, इनके कुछ क्राइटेरिया है। मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। देखो जैसे माउंटेन है, माउंटेन, अब कोई भी स्थलखंड क्या सिर्फ एक शर्त के आधार पर माउंटेन हो सकता है क्या? पहले एक ही शर्त मानी जाती थी, और वो मानी जाती थी कि अगर आपकी एवरेज हाइट 900 मीटर है, और 900 मीटर जो एवरेज हाइट है बेटा ये किससे मानी जाती है? ये मानी जाती है MSL से, मीन सी लेवल, ठीक है, मीन सी लेवल से मानी जाती है। अगर 900 मीटर आपकी हाइट है तो हम आपको पर्वत मान लेंगे। लेकिन बाद में एक शर्त और जोड़ी गई कि भाई आपका जो शेप है, आपका जो शेप है, आपका जो आकार है, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ट्रायंगुलर। अगर आप इस तरीके से हैं कि बेस आपका चौड़ा है, जैसे जैसे आप लोग ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे ये सकरा होता जा रहा है, और जो स्लोप है ये स्लोप आपके पास बहुत ज़्यादा तीव्र होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तीव्र आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पर पर्वत कहलाएंगे, आप यहाँ पर पर्वत कहलाएंगे, जैसे हिमालय माउंटेन। अगर मुझे प्लेट्यू कहलाना है, प्लेट्यू कहलाना है, पठार कहलाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? आपकी जो एवरेज हाइट है बेटा ये तो 600 मीटर होगी, क्या सिर्फ इससे काम चल जाएगा? नहीं। आपका जो शेप है बच्चा, ये शेप कुछ इस तरीके से होना चाहिए, उल्टा ट्रायंगल, ये वाली कहानी होना चाहिए कि ऊपर चौड़ा नीचे सकड़ा, आप अपने आप को प्लेट्यू कह सकते हैं। जो टॉप है बेटा, टॉप ये फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट, या ये टेबुलर होना चाहिए, टेबल जैसी होती है ना वैसा होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर लड़ाई हुई बेटा प्लेन के बीच में, मैदान किसको कहते हैं? तो प्लेन एवरेज हाइट बेटा 300 मीटर होना चाहिए, और इनका जो आकार है ये समतल होना चाहिए, ये समतल होना चाहिए, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो आप इसको प्लेन कह सकते हैं। तो पर्वत अगर 3 मार्कर में एक क्वेश्चन आता है कि सर प्लीज़ राइट डाउन दी माउंटेन इन 3 मार्कर, तो आप क्या लिखेंगे? कोई ऐसी स्थलाकृति जिसकी एवरेज हाइट 900 मीटर हो और जिसका आकार आपके पास त्रिभुजाकार हो, हम उसको पर्वत कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हिमालय माउंटेन, हिमालय पर्वत। पठार किसको बोलेंगे? ऐसी कोई भी स्थलाकृति जिसकी एवरेज हाइट 600 मीटर हो और जिसका शेप उल्टा ट्रायंगल, या जो उसका टॉप है वो आपके पास कैसा हो बेटा? फ्लैट हो या टेबुलर टॉप हो, आप उसको क्या कह सकते हैं? पठार कह सकते हैं। प्लेन की कहानी आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए अब दो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, 2 या 3, जिनके मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ। देखो एक है हिल, हिल। आपसे कोई बार बार पूछता है सर हिल क्या होता है? हिल या पहाड़ी, हम पहाड़ी किसको कहते हैं? ध्यान रखिएगा, पहाड़ी, पहाड़ी के लिए जो कंसेप्ट है बच्चा वो एवरेज हाइट, कोई भी आपके पास जो पहाड़ी है एवरेज हाइट आपको देखने को मिल जाती है 300 मीटर से लेकर 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक, 1000 मीटर तक। क्या सर किसी भी जगह की एवरेज हाइट अगर 300 मीटर होगी तो पहाड़ी हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा। इसका जो अपर पार्ट है, इसका जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट ये पॉइंटेड होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए सर? पॉइंटेड होना चाहिए, पॉइंटेड, पॉइंटेड। मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अगर आपका ऊपर वाला भाग कुछ इस तरीके से है तो आपको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे, सॉरी हम आपको पहाड़ी बोलेंगे। अगर आपकी हाइट 300 मीटर से लेकर सिर्फ 900 मीटर के बीच, 1000 मीटर के बीच में है, और यही हाइट, यही हाइट, जब यही हाइट, यही हाइट की अगर हम लोग बात करते हैं,
ये 1000 मीटर से लेकर 10,000 मीटर तक चली जाती है, 10,000 मीटर तक, तो ये माउंटेन बन जाता है। मतलब ऊपर वाली स्थिति सेम होनी चाहिए, ऊपर वाली जो स्थिति है ना बच्चा, ये तो आपके पास सेम होना चाहिए, सेम, ठीक है। लेकिन जो एवरेज हाइट है ये, इसके मायने आपके पास बदल गए हैं, ये माउंटेन कहलाएगा, ठीक है, ये माउंटेन कहलाएगा, माउंटेन। और ये आपके पास हिल्स कहलाएगा, हिल्स, ठीक है। तो पहाड़ी आपसे कोई पूछेगा, बता देंगे सर एवरेज हाइट इतनी हो और ऊपर वाला हिस्सा कैसा हो सर, पॉइंटेड हो, नुकीला हो। माउंटेन, पर्वत कब होगा, तो पर्वत वाली कहानी भी बहुत अच्छे से आप लोग बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई मुझे माउंटेन रेंज बनना है, मुझे क्या बनना है सर, माउंटेन रेंज बनना है, तो माउंटेन रेंज आप किसको बोल सकते हैं, माउंटेन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, जो पर्वत होते हैं इनके समूह में, और ऐसे पर्वत जो सेम एज के हैं, सेम एज के हैं, मतलब ऐसे पर्वत जिनका निर्माण एक ही समय काल में हुआ है, एक ही समय काल में हुआ है, एक ही समय काल में हुआ है, ये आपके पास माउंटेन रेंजेस कहलाते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। मतलब जैसे ये आपके पास एक पर्वत है, फिर ये एक दूसरा पर्वत है, ये आपके पास तीसरा पर्वत है, तो ये आपके पास श्रृंखला कहलाएगी, ये माउंटेन रेंज कहलाएगी। तो क्या हिमालय आपके पास एक माउंटेन है, क्या हिमालय एक माउंटेन है, नहीं, हिमालय एक माउंटेन रेंजेस है, एक पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि इसमें 1 2 3 अलग अलग प्रकार की रेंजेस हमको देखने को मिल रही हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो हिल आपको पता चल गया है। इसी तरीके से आपसे कोई पूछ सकता है सर रिज किसको बोलते हैं, रिज, रिज या कटक, हिंदी में एक वर्ड आता है आपके पास कटक। तो बेटा जो पर्वत आपके पास होते हैं ना, ये जो पर्वत आपके पास होते हैं, अगर ये पर्वत कहाँ पर है, ये समुद्री भाग में है, अगर ये समुद्री भाग में है तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा, कटक बोल दोगे, रिज बोल दोगे। मतलब माउंटेन का जो पार्ट है ये कवर्ड बाय वाटर है, ठीक है, इनसाइड वाटर है, वो आपके पास रिज कहलाता है, आपके पास कटक कहलाता है। ये शब्दावली क्लियर कर लीजिए, पहाड़ी क्लियर है भाई, माउंटेन भी शायद आपको क्लियर होगा, और माउंटेन रेंज भी आपको क्लियर होगी कि ग्रुप ऑफ माउंटेन जो कि एक ही एज में, सेम एज में आपके पास इवॉल्व हुए हैं, या एक एज में आपके पास फॉर्म हुए हैं, ठीक है। तो ये कुछ शब्दावलियाँ थी। अब आगे की शब्दावली की हम लोग बात करें बच्चा, तो हम एक बहुत प्यारा शब्द है जिसमें आप लोग परेशान होते हैं, बेसिकली एक नाम आता है चैनल, ठीक है, एक नाम आपके पास आता है चैनल, और एक नाम आपको देखने को मिल जाता है जल संधि, ठीक है, एक नाम आपको देखने को मिल जाता है चैनल, और एक आपको यहाँ पर ठीक है, चैनल की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और एक नाम यहाँ पर आपके पास चलता है जल संधि, ठीक है, जल संधि। ये हम सबको बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं कि सर किसको चैनल बोलते हैं, किसको जल संधि बोलते हैं। बेटा याद रखिएगा, देखिए चैनल, चैनल, चैनल ये क्या है सर, यह एक जलीय क्षेत्र होता है, ये आपके पास एक जलीय क्षेत्र होता है, एक आपके पास वाटर बॉडी होती है, और इसका जो आकार है, आकार, साइज, ये बड़ा होता है, साइज इसका बड़ा होता है, और ये गहरा होता है। आपसे कोई पूछेगा कि भाई जो चैनल है ये क्या है, चैनल एक जलीय क्षेत्र है, ये आकार में काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और ये गहरा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका कार्य क्या है, इसकी जो मेन फंक्शनिंग है बच्चा, इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो ये है कि चैनल, चैनल हमेशा क्या करेगा, चैनल हमेशा जो दो भूभाग होते हैं, दो भूभाग, इन दो भूभागों को अलग करता है, अलग करता है, मतलब दो स्थल खंडों को अलग करेगा, और जो जल राशि होती है इन जल राशि को जोड़ता है, जो जल राशि होती है इनको कनेक्ट करता है। सर जल संधि क्या है, जल संधि भैया स्टेट के साथ भी सेम कहानी है, जो स्टेट है इसके साथ भी सेम कहानी है, ये भी आपके पास एक जलीय भाग है, ठीक है, ये भी आपके पास एक जलीय भाग है, लेकिन बेटा ये कैसा होता है, ये सकरा होता है ना, ये संकीर्ण होता है, संकीर्ण, मतलब ये आपके पास काइंड ऑफ नैरो शेप होता है, नैरो, मतलब जो चैनल है ना इस चैनल से छोटा होता है, ध्यान रखना। ये कहीं पर आपको उथला भी देखने को मिल जाएगा, उथला, ठीक है, उथला, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई आपको देखने को नहीं मिलती है। इसके काम भी सेम है सर, इसके जो कार्य हैं बेटा जल संधि के, ये भी सेम है। ये क्या करता है, जैसे दो जल राशि होती है ना, दो जल राशि, इन जल राशियों को बेटा ये जोड़ेगा, और जो दो स्थल खंड होते हैं इन स्थल खंड को अलग करता है। तो सर ये दोनों सेम है,
हाँ भाई, ये दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके जो काम है थोड़े थोड़े अलग हैं। वही एक आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखो समझिए। जैसे ये मान लेते हैं हमारे पास कोई स्थलीय भाग है, ठीक है, कोई भी आपके पास स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग। और इसी तरीके से आपने एक नीचे यहाँ पर कोई स्थलीय भाग बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई एक नया स्थलीय भाग बना दिया। तो ये आपके पास क्या है सर, दो लैंडमास है, दो लैंडमास है। इनके बीच में, इनके बीच में ये जो क्षेत्र है, ये एक जलीय क्षेत्र है, एक जलीय क्षेत्र है, ठीक है। ये कुछ भी आपके पास हो सकता है। ये महासागर है, इस साइड कोई सा मान लेते हैं हम लोगों ने, और इस साइड कोई सा आपके पास सागर है, ठीक है, सागर है। ये जलीय क्षेत्र है, ये भूभाग है, ठीक है, भूभाग है, लैंड मास है भूभाग। और ये भी आपके पास कोई भूभाग है, ये भी आपके पास कोई स्थल खंड है, स्थल खंड। तो जब ये बड़ा होता है, जब इसका आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, समझिए, देखिए ये एक मैदानी, ये कोई स्थल खंड है, ये भी आपके पास कोई स्थल खंड है। इनके बीच में एक विशाल जलीय क्षेत्र है, विशाल एक जलीय क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। ये जो जलीय क्षेत्र है ना बच्चा, इस जलीय क्षेत्र को आप लोग बोलते हैं चैनल, ठीक है, यही कहलाता है चैनल। जब इसका आकार बढ़ जाता है, जब इसका साइज बढ़ जाता है, तो ये चैनल कहलाता है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक स्थल खंड है, ठीक है, और ये कोई दूसरा आपके पास एक स्थल खंड है, ठीक है, दो स्थल खंड है, और इनके बीच में इस तरीके से ये एक जलीय क्षेत्र है, ठीक है, इनके बीच में भी आपके पास ये कोई एक जलीय क्षेत्र है, ठीक है, जलीय क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है। तो ये स्थल खंड है, ठीक है, स्थल खंड मतलब यह एक लैंडमास है, और ये भी आपके पास कोई एक स्थल खंड है, लैंडमास आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जलीय भाग है। तो ये कहलाएगा सर क्या, ये कहलाएगा आपके पास जल संधि, ठीक है, ये कहलाएगा जल संधि स्ट्रेट, स्ट्रेट, या यही कहलाता है जल डमरू मध्य। क्या कहलाता है सर, जल डमरू मध्य। तो कैसे लिखेंगे, आप लिखिएगा कि जलीय क्षेत्र होता है, आकार बड़ा होता है, यह भी एक जलीय क्षेत्र होता है, लेकिन ये संकीर्ण होता है, ये नैरो शेप होता है, मतलब इसका आकार काफ़ी छोटा होता है। देखिएगा ये आकार काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये आकार काफ़ी छोटा है। इसका काम भी सेम है। यहाँ कोई आपके पास महासागर है, ठीक है, इस साइड, और इस साइड आपके पास कोई महासागर है। ये इन दोनों को ऐड कर रहा है और इन दोनों को अलग कर रहा है। तो काम इनके सेम है सर, काम इनके सेम है। और एक बात ध्यान रखना, जो चैनल होते हैं ना बच्चा, चैनल, इनसे शिप बहुत मात्रा में गुजरते हैं, शिप, जिनको आप लोग बोलते हैं जहाज। यहाँ से हर प्रकार का जहाज आपके पास गुजर जाता है, किससे, चैनल से। लेकिन जो जल संधि होती है ना, इनसे जो आपके पास बड़े जहाज होते हैं, ये बड़े जहाज नहीं गुजर पाते। क्या सबसे नहीं गुजर पाते? नहीं, हर हर एक से नहीं गुजर पाते, कुछ से गुजर सकते हैं। तो बड़े जहाज यहाँ से क्रॉस नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ से बड़े जहाज आपके पास जरूर क्रॉस होते हैं। तो 3 मार्कर में, 5 मार्कर में या प्रीलिम्स में आपसे कोई पूछेगा कि बता दीजिए सर जल संधि क्या है, बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। जल संधि का मतलब होता है बेटा, दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली और दो स्थल खंडों को अलग करने वाली जल राशि। जब इसका आकार बड़ा हो जाता है, जब इसका साइज बड़ा हो जाता है, हम उसको चैनल नाम दे देते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, जैसे पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। जो मन्नार की खाड़ी है, इसको बंगाल की खाड़ी से ऐड कर देती है। तो इतनी सिंपल सिंपल सी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। सवाल आपसे कोई पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो आप बता देंगे भाई जल संधि आपके पास क्या होता है, और जो चैनल है ये आपके पास क्या होता है। शायद सारे बच्चे बता पाएंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। चलिए अब देखो, एक शब्द और हमको परेशान करता है, विच इज योर खाड़ी, ठीक है, खाड़ी, खाड़ी। अब हिंदी में बेटा एक ही शब्द है, हिंदी में एक ही शब्द है, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए दो अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं। एक जगह वर्ड यूज़ किया जाता है गल्फ, गल्फ, और एक जगह वर्ड आपके पास यूज़ किया जाता है बे। तो इनमें क्या अंतर है, समझिए, इनमें क्या अंतर है। पहली चीज़ तो आप लोग खाड़ी की परिभाषा समझिए, खाड़ी की परिभाषा समझिए। ये खाड़ी आप किसको कहते हैं, खाड़ी आप इसको कहते हैं, यह एक जलीय क्षेत्र होता है। यह आपके पास जलीय भाग होता है, जलीय भाग, जलीय भाग। और यह 3 ओर से, ठीक है, 3 ओर से, इसकी जो 3 ओर है, ये 3 ओर से पानी से घिरा रहता, सॉरी 3 ओर से स्थल से घिरा रहता है, 3 ओर से स्थल से घिरा रहता है, ठीक है। आप इसको क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं, आप इसको गल्फ, ठीक है, खाड़ी बोलते हैं। तो आपसे क्या बोल सकता है, खाड़ी क्या है सर, एक वाटर, ठीक है, वाटर बाउंड्री है, वाटर एरिया है। और इसकी जो 3 साइड होती हैं, इसकी जो 3 साइट होती हैं, कवर्ड, कवर्ड बाय लैंड मास होती है, कवर्ड बाय लैंड मास होती है। मतलब क्या हुआ, समझिए। जैसे ये आपके पास कोई एक स्थल खंड है,
और इस स्थलखंड में यहाँ इस तरीके से ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, ये जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र। देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो आप इसको क्या बोलेंगे बच्चा, आप इसको गल्फ बोल सकते हैं, आप इसको बे बोल सकते हैं, आप इसको खाड़ी बोल सकते हैं। लेकिन हम गल्फ किसको बोलते हैं और खाड़ी किसको बोलते हैं बच्चा? गल्फ जब भी आपके पास बात आएगा ना गल्फ, तो गल्फ बेसिकली एक तो नैरो शेप होता है। कैसा होता है आपके पास? नैरो शेप आपको देखने को मिलेगा, सकरा होता है, ये संकीर्ण होता है, संकीर्ण, ठीक है, संकीर्ण। और जो आपके पास बे होता है ना, बे, ये आपके पास ब्रॉड होता है, ब्रॉड, ठीक है, बहुत बड़ा होता है, बृहद बृहद संरचना आपको देखने को मिल जाती है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ, एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए जैसे हमारा ये भारत है प्यारा सा, ये हमारा प्यारा सा भारत है। आप इस प्यारे से भारत में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है ये और ये, ठीक है। एक आपको देखने को मिल जाएगी कच्छ की खाड़ी, ठीक है, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, आप इसको यहाँ पर लिखेंगे गल्फ ऑफ कच्छ। और ये आपको देखने को मिल जाता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं, इस वाले रीजन में आते हैं, ये जो जलीय क्षेत्र है, इस जलीय क्षेत्र को आप लोग जानते हैं बे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल। तो बच्चा पार्टी आप इसको ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि है तो ये जलीय क्षेत्र, देखो यहाँ भी जो तीन ओर से ये किससे घिरा हुआ है, स्थल से, और यहाँ भी ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, स्थल से। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये चौड़ा है। आप इसको कह सकते हैं कि ये काइंड ऑफ एक ओपन माउथ है, ओपन माउथ, जिसका मुंह बहुत खुला हुआ हो वह आपके पास वे बन जाती है, और जिसका मुंह आपके पास क्लोज हो, जिसका मुंह आपके पास क्लोज हो, सकरा हो, वह आपके पास क्या बन जाता है, गल्फ बन जाता है, गल्फ, ठीक है। इसी तरीके से एक शब्द और चलता है बाइट, अगर आपने कभी पढ़ा हो, एक शब्द और चलता है बाइट, BIGHT, बाइट। देखो होता क्या है कि जो खाड़ी है, जो आपके पास खाड़ी होती है, मतलब जो बे होता है, बे, इस बे का लार्ज, लार्ज, ठीक है, लार्ज फॉर्म, इसका जो बृहद अवस्था होती है वो आपके पास बाइट होता है, बाइट। चलिए, तो खाड़ी क्लियर है, खाड़ी क्लियर है भाई, खाड़ी किसे कहते हैं? बच्चे कह रहे होंगे सर क्या हो गया, पागल हो गया क्या? सर बेटा पागल नहीं हुए हैं, आपको बेसिक चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया तो आसानी से मैं पढ़ा सकता हूँ कि भारत को हमने 6 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले पर्वतमाला, उत्तर का पर्वतमाला, फिर आपको मैं बता सकता हूँ कि जो नॉर्थ प्लेन है, नहीं, शब्दावली समझिए कि पर्वत किसे कहते हैं, लिखना सीख रहे हैं आप लोग। पठार किसको कहते हैं, खाड़ी किसको कहते हैं, ठीक है। अब उसको कोई पूछ सकता है भैया जो गल्फ है और बे है इसमें अंतर बता दीजिए, क्या गल्फ, बे और बाइट एक होता है? यस, गल्फ, बे और बाइट एक ही चीज होता है। मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी जलीय क्षेत्र, ऐसा कोई भी जलीय क्षेत्र जिसकी 3 साइड स्थल के द्वारा घिरी होती हैं, स्थल के द्वारा कवर्ड होती हैं, वही वे होता है, वही गल्फ होता है, वही आपके पास बाइट होता है। गल्फ छोटा है, गल्फ छोटा है, सकरा है, फिर इससे बड़ा आपके पास बे होता है और उससे बड़ा आपके पास बाइट होता है, ठीक है भाई। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि गल्फ आप किसको कहते हैं, खाड़ी आप किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए क्लियर है। चलो अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसके बारे में, एक शब्द हमको बहुत परेशान करता है, ठीक है, प्राय द्वीप, प्राय द्वीप। आप जब फिजियोग्राफी को पढ़ेंगे तो इसमें वर्ड बार बार आएगा, पेनिन, ठीक है, पेनिनसुला, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप आप किसको कहते हैं समझिए, जैसे आपके पास ये कोई भी आपके पास जगह है, ठीक है, कोई भी आपके पास ये जगह है, और अगर मैं इस संरचना की बात करता हूँ, इस संरचना के 3 साइड, इस संरचना के 3 साइड, जैसे ये मान लिया एक, ठीक है, ये जो 3 साइड है, 3 साइड आप इसको प्रायद्वीप कहते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास जो स्थलखंड है, कोई भी स्थलखंड, यह आपके पास एक स्थलखंड होगा, और स्थलखंड की 3, ठीक है, स्थलखंड की जो 3 साइड होती है, 3 साइड कवर्ड, कवर्ड बाय वाटर, कवर्ड बाय वाटर, आप इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, पेनिनसुला, कोई भी स्थलखंड। एग्जाम्पल देखिए,
एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बेहतर तरीके से। जैसे अगर हम अपने भारत की बात करते हैं, अगर अपने इंडिया की बात करते हैं बच्चा, तो इस इंडिया में आप देखने की कोशिश करिएगा बच्चा, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है अरब सागर, दिस साइड इज अरेबियन सी, अरेबियन सी, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। नीचे हमको क्या देखने को मिलेगा सर, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, पेनिनसुला इंडिया कहते हैं ना, प्रायद्वीप इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साइड बे ऑफ बंगाल है, एक साइड हमको देखने को मिलता है बच्चा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, एक साइड हमको देखने को मिल रहा है अरब सागर, क्या देखने को मिल रहा है बच्चा यहाँ पर आपके पास, अरब सागर, और एक आपको देखने को मिल रहा है इंडियन ओशन। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप इसको प्रायद्वीप बोलेंगे। ये वाला जो हिस्सा है ये प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, ये सब आपके पास क्या कहलाते हैं बेटा, प्रायद्वीप कहलाते हैं, जिनकी तीन हिस्से कवर्ड बाय आपके पास वाटर होते हैं, ठीक है, प्रायद्वीप। इसी तरीके से एक वर्ड और चलता है बच्चा, द्वीप, द्वीप, आइलैंड, एक वर्ड और चलता है आइलैंड। हम इसको भी देख लेते हैं कि सर आइलैंड क्या होता है, द्वीप क्या होता है, द्वीप, आइलैंड, ठीक है। देखो, जैसे कोई भी आपके पास स्थलखंड है, कोई भी स्थलखंड, ये एक स्थलखंड है, स्थलखंड, और इस स्थलखंड के चारों ओर, इस स्थलखंड के चारों ओर इस तरीके से अगर पानी फैला हुआ है, कोई भी जो स्थलीय भाग है इस स्थलखंड के चारों ओर, मतलब ऑल साइट कवर्ड बाय वाटर, कवर्ड बाय वाटर, जो चारों साइड हैं ये पानी से घिरा होता है, तो आपके पास ये कहलाता है बेटा आइलैंड कहलाता है। एक होता है द्वीप समूह, द्वीप समूह, एपिलार जो आप इसको बोलते हैं, द्वीप समूह, ठीक है। तो ये भी स्थलीय भाग होते हैं, लेकिन ये इस तरीके से, जैसे ये एक ग्रुप है, ठीक है, ये कोई ग्रुप है, तो ये एक आपके पास द्वीप समूह हो गया। हम लोग बात करते हैं इंडियन, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब क्या है, ये एक ग्रुप में रहते हैं, ये एक साथ रहते हैं, तो आपके पास ये द्वीप समूह यहाँ पर कहलाता है, ठीक है भाई। चलिए, तो काफ़ी सारी शब्दावली हैं, इन शब्दावली से बहुत सारे 3 मार्कर बनते हैं, इन शब्दावली से बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं, 3 मार्कर, 5 मार्कर, और पीटी में तो आ ही सकता है। फिर गल्फ किसको कहते हैं, खाड़ी किसको कहते हैं, वे किसको कहते हैं, हमने एक क्रीक पढ़ा हुआ है, माउंटेन की परिभाषा क्या है, प्लेट्यू, प्लेन, ये सारे के सारे 3 मार्कर, 5 मार्कर, और प्रीलिम्स की लड़ाई तो आपको देखने को मिल ही जाती है, ठीक है भाई। चलो, अगर हम लोग बात करते हैं भारत के बारे में, कि जो भारत है, इस भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, जो टोटल एरिया है, इस टोटल एरिया का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से है, इसका जो क्लासिफिकेशन है आपको किस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है भाई। चलिए समझते हैं। देखिए, जो भारत है, इंडिया है, इसके टोटल एरिया में अगर हम लोग मैदान की बात करते हैं, मैदान, ठीक है, मैदान विच इज़ नॉन एज प्लेन, अगर हम लोग प्लेन्स की बात करते हैं तो बच्चा ये भारत में 43% एरिया पे देखने को मिलेंगे, 43% भाग पर आपको प्लेन देखने को मिलता है। इंडिया के अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया की, तो जो 27%, 27% जो भाग है, 27% जो पार्ट है, इस पर आपको प्लेट्यू देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज देखने को मिल जाते हैं, पठार देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं भारत का जो 18.5% एरिया है, 18.5% भाग है, इस पर हमको देखने को मिल जाते हैं माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 10.6% जो भाग है, इस 10.6% भाग पर आपको हिल्स देखने को मिल जाते हैं, हिल्स। देखिए, सवाल क्या बनेगा कि इंडिया का जो टोटल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, इसका डिवीजन किस तरीके से है, इसका वर्गीकरण कैसा है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है।
मान लीजिए पीटी में एक बहुत सरल सा सवाल आपसे पूछ लिया गया कि भाई भारत के कितने प्रतिशत जो भाग है, कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है। हम तो बैठे हुए हैं सर, हमें क्या करना, अब तो हिमालय पढ़कर आए हुए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत भाग पर प्लेन एरिया है, समतल मैदान है। आप बता देंगे ये 43%, ये 43% एरिया पर आपको प्लेन मैदान देखने को मिल जाते हैं। इन मैदान की जब हम लोग बात करते हैं बच्चा, इसमें दो चीज़ें आपको पढ़ना होता है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं नदन ग्रेट, ठीक है, जो आपके पास नदन ग्रेट प्लेन है, इसको पढ़ते हैं नदन ग्रेट प्लेन को। और इसी के साथ में जो कोस्टल प्लेन होता है, कोस्टल प्लेन, इनको हम लोग पढ़ रहे होते हैं। जब हम लोग प्लेट्यू की बात करते हैं बच्चा, प्लेट्यू की बात कर रहे होते हैं, तो आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि हमारे पास जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को देख रहे होते हैं। और इस पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। माउंटेन की बात करते हैं तो जो मेजर माउंटेन है विच इज़ योर हिमालय, ठीक है, हिमालय। और हिल्स की बात करते हैं तो बेटा काफ़ी सारी हिल्स आपको देखने को मिल जाती हैं भारत में। तो कुल क्षेत्रफल का आप इसको ऐड करेंगे तो ये लगभग आपके पास 100% के आसपास पहुंच जाएगा, इतने प्रतिशत भाग पर। तो सवाल बनेगा मैदान कितना बच्चा, 43। याद करिए मैदान कितना, 43। प्लेट्यू 27%, माउंटेन 18.6 और हिल्स पहाड़ी ये 10.6% भाग पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आपसे कोई पूछ सकता है कि भारत को कितने फिजियोग्राफिक पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने फिजियोग्राफिक पार्ट हैं इंडिया के। अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी आपको बताता है कि भाई हमारे जो फिजियोग्राफिक पार्ट हैं आपको 6 देखने को मिल जाते हैं। फिजियोग्राफिक पार्ट की जब भी आप लोग बात करेंगे बच्चा, यहाँ पर 6 देखने को मिलेंगे। कितने भौतिक विभाग हैं भारत में, तो एनसीईआरटी कहता है हमारे पास 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट कौन कौन से हैं आप इनको एक बार देख लीजिए। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माउंटेन्स, माउंटेन, ठीक है, माउंटेन या जिसे आप लोग बोलते हैं पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। सेकेंड नंबर पर आपको देखने को मिल जाता है नॉर्थ, नॉर्थ ग्रेट, ग्रेट प्लेन, ठीक है, नॉर्थ ग्रेट प्लेन। तीसरे नंबर पर हमको देखने को मिल जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर पर, तो फोर्थ नंबर पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फोर्थ नंबर पर आपको देखने को मिल जाता है कोस्टल, कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, ठीक है, तटवर्ती मैदान। पांचवें नंबर पर हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर आइलैंड, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। और छठवें नंबर पर आपको देखने को मिल जाता है डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट, जिसको आप लोग बोलते हैं मरुस्थल। तो भारत को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, ठीक है। तो ये है, इनकी हिंदी लिख देता हूँ मैं। देखो कोस्टल प्लेन कहलाता है तटवर्ती मैदान, ठीक है, तटवर्ती मैदान के नाम से जाना जाता है कोस्टल प्लेन। आइलैंड जो है आपके पास द्वीप समूह है, भारत में 2 प्रकार के द्वीप समूह पाए जाते हैं। डेजर्ट तो मरुस्थल है, एक ऐसी स्थलखंड जहाँ पर कम बारिश और अधिक गर्मी पाई जाती है, डेजर्ट है। पर्वत और मैदान, मैदान एंड पठार, एंड पठार। तो कोई पूछ सकता है इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक पार्ट में डिवाइड किया गया है। भारत को 6 फिजियोग्राफिक पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ से सवाल बन सकता है कि कौन सा पार्ट शामिल है, कौन सा पार्ट शामिल नहीं है, कौन इसका हिस्सा है और क्या इसका हिस्सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम एक मैप बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं प्यारा सा, और इस मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं भारत का जो मैप है इसको। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे आसानी हो जाए। देखिए ये अपना प्यारा सा भारत है, और इस प्यारे से भारत का पर्पस सिर्फ भारत है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, आप इस बात पे ध्यान रखिएगा।
देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना बच्चा, अगर हम लोग बात करते हैं एक क्षेत्र के बारे में, जैसे ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये, ठीक है, अगर मैं इस क्षेत्र की बात करता हूँ तो ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ये आपको देखने को मिलेगा माउंटेन रेंज के तौर पर, ठीक है, ये जाना जाता है माउंटेन रेंज के तौर पर, माउंटेन रेंज। अगर हम दूसरा वाला जो हिस्सा बनाते हैं, दूसरा वाला जो हिस्सा बनाते हैं, ये वाला हिस्सा आपके पास कहलाता है, ये ग्रेट प्लेन कहलाएगा, है ना, ये ग्रेट प्लेन कहलाएगा, ग्रेट प्लेन के नाम से जाना जाता है। अगर हम तीसरा वाला हिस्सा यहाँ पर बनाते हैं तो ये वाला जो क्षेत्र है ना बच्चा, ये ये प्रायद्वीप है, ठीक है, ये प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप, ठीक है, ये आपके पास मरुस्थल है, मरुस्थल, ठीक है, यहाँ आप इस तरीके से बना दीजिए। ये आइलैंड है। आप भारत के इन कुछ पार्ट्स को देखिए, आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चा। ये वाला जो रीजन है ना, उत्तर वाला, ये हिमालय माउंटेन रेंजेस है। क्या है सर? ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये उत्तर का मैदान है, उत्तर का मैदान आपको देखने को मिल रहा है, उत्तर का मैदान। बीच में हमको देखने को मिलेगा सर ये प्रायद्वीप है। ये क्या है बच्चा? ये प्रायद्वीप है, पेनिनसुला प्लेट्यू है, पेनिनसुला प्लेट्यू। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, ये जो क्षेत्र है ये पश्चिम तटवर्ती मैदान और ये आपके पास पूर्वी तटवर्ती मैदान, ठीक है, आप इनको कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। ये अंडमान एंड निकोबार है, मतलब हमारा ये द्वीप समूह है, और ये आपके पास लक्षद्वीप है, ठीक है, ये आपके पास लक्षद्वीप है। इधर हमको कच्छ का रण देखने को मिल जाता है। तो ये पूरे भारत का हमने क्लासिफिकेशन किया है। आप इसमें बना सकते हैं कि सबसे पहले पर्वतमाला है, फिर आपके पास ग्रेट प्लेन है, तो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, एक ये आपके पास दूसरा नाम है, दिस इज योर थर्ड, ठीक है, ये आपके पास फोर्थ, ये हमारे पास फिफ्थ, और ये जो है डेजर्ट, ये आपके पास छठवा। तो 6 भाग में हमने इसको डिवाइड कर दिया है, आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि सर क्या टाइम पास कर रहे हो, क्यों टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास नहीं कर रहे हैं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए समझिए, अगर हम लोग हिमालय माउंटेन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग हिमालय माउंटेन की बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कश्मीर है, मान लीजिए ये हमारा कश्मीर है, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे इस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिल जाती है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। दूसरा आपको एक पर्वत श्रृंखला इस तरीके से देखने को मिल जाती है, तीसरी पर्वत श्रृंखला कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और चौथा पर्वत श्रृंखला आपको कुछ इस तरीके से। मतलब क्या है बच्चा, ये है ना, ये दिस इज योर ट्रांस हिमालय, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ट्रांस हिमालयन क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। अगर मैं इसकी आपसे बात करता हूँ तो दिस इज योर ग्रेट हिमालय, ग्रेट महान हिमालय आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये दूसरा वाला मिडिल हिमालय आपको देखने को मिल जाएगा, मिडिल हिमालय देखने को मिलेगा, और फिर हमको देखने को मिल जाता है शिवालिक रेंज, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा बच्चा? शिवालिक रेंज। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। ट्रांस हिमालय की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, ऐसी श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ हमको देखने को मिल जाता है नंगा पर्वत, ठीक है, यहाँ पर हमको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, नंगा पर्वत, ठीक है। इधर आपको देखने को मिलेगा ये पामीर नोट है, ठीक है, पामीर ग्रंथि हमको देखने को मिल जाती है, पामीर नोट आपको देखने को मिलेगा। इस पामीर नोट से अगर हम लोग बात करते हैं इस तरीके से, तो आपको सुलेमान पर्वत देखने को मिल जाता है, ठीक है, सुलेमान पर्वत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्युनसुल पर्वतमाला आपको इधर देखने को मिलेगी, और इधर आपको देखने को मिल जाएगा हिंदू कुश, ये आपको देखने को मिल जाता है, क्या बच्चा यहाँ पर? हिंदू कुश, हिंदू कुश, हिंदू कुश, ये पामीर ग्रंथि है, पामीर नोट है। ऐसे फिर ये भारत में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर का विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इधर हम लोग बात करेंगे बेटा नॉर्थ ईस्ट में आके, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा नामचा बरुआ, ठीक है, एक पहाड़ी आपको देखने को मिल जाती है नामचा बरुआ। इधर नेपाल में आपको ग्रेट हिमालय जो माउंट एवरेस्ट है ये देखने को मिल जाएगा। तो ये पर्वत श्रृंखलाओं की हम लोग बात करेंगे कुछ इस तरीके से, आप इनको याद रखते हैं।
अब हम कुछ मैप की तरफ चलते हैं, इससे आपको बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें सिखाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं पूरी फिजियोग्राफी को। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए देखो, जैसे सबसे ऊपर जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बीच में कर लेते हैं। ठीक है, अब शायद आपको प्रॉपर क्लियर हो, यहाँ पर बहुत अच्छी विजिबिलिटी हो जाए। देखो भाई समझो, कलर अपन ब्लू ले लेते हैं। देखो जैसे ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ना बच्चा, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये आपके पास माउंटेन रेंजेस है। यहाँ पर ये आपके पास माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, फिर इधर आपके पास ये पूरा का पूरा जो रीजन है बच्चा, ये माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ये सब कुछ आपको माउंटेन पर्वत श्रृंखलाओं के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चा, ये जो पूरा हिस्सा है, ये सारा का सारा आपके पास ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पेनिनसुलर प्लेट्यू है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर ये ग्रेट प्लेन है। ये कुछ इस तरीके से ग्रेट प्लेन आपके पास फैला हुआ है। ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये सारा का सारा आपके पास बेटा क्या है, ग्रेट प्लेन है। तो सबसे ऊपर माउंटेन रेंजेस, फिर ग्रेट प्लेन, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये हमारा कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, दिस इज योर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये आइलैंड देखो, ये रहा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये रहा आपके पास बच्चा कौन सा, लक्षद्वीप समूह। दैट दिस इज योर अरेबियन सी एंड दिस इज योर ऑफ बे ऑफ बंगाल। देखो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, ये भारत का मरुस्थल थार के नाम से आप लोग जानते हैं। दिस इज ऑफ रन ऑफ कच्छ। ठीक है, रन ऑफ कच्छ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर आपको डेल्टा देखने को मिल जाता है, डेल्टा विच इज नॉन एज सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझिए। क्योंकि अगर हम लोग पर्वतमाला की बात करते हैं ना बच्चा, जो पर्वतमाला इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये काराकोरम। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि भाई काराकोरम का है, काराकोरम ऊपर है। ये पामीर नोट आपको दिखाई दे रही होगी। इधर ये हिंदुकुश पर्वत चला जाता है, हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, ये कुनलुन माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, चाइना की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाता है सुलेमान। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है बेटा कौन, सुलेमान, जो पाकिस्तान की तरफ आता है। काराकोरम ऊपर है, ऊपर। और इस काराकोरम में आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर बेटा की ऊंचाई दिखाई दे रही होगी 8611 मीटर। 8611 मीटर इस K2 नॉन इज गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। और गॉडविन ऑस्टिन क्या है बेटा, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये काराकोरम है। और काराकोरम किसका हिस्सा है बच्चा, काराकोरम आप लोग बताते हैं ये हिस्सा है ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का। देखिए ये शिवालिक रेंज आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये शिवालिक रेंज आपको दिखा रही है, दिस इज योर शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज। ठीक है, ग्रेट हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट हिमालय आपको देखने को मिलेगा, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, माउंट एवरेस्ट 884। ये बेटा ये किसका जगह है, ये नेपाल में। ठीक है, कहाँ पर है सर, ये नेपाल में। ये सांगपो रिवर, सांगपो जो इंडिया में आके ब्रह्मपुत्र बन जाती है, सांगपो रिवर, और ये बांग्लादेश में जाके मेघना बन जाएगी, मेघना बन जाएगी, और सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बना देगी। देखिए ये गंगा नदी आपके पास निकल रही है, इस तरीके से गंगा नदी है। ये यमुना रिवर का आपके पास ओरिजिन यहाँ पर हो रहा है। फिर ये देखिए यहाँ से मालवा के पठार से चंबल, बेतवा, ये मालवा का पठार है। अरावली रेंज, अरावली रेंज ये गिर की पहाड़ी से लेकर दिल्ली रिज तक आपको देखने को मिलेगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिल जाता है। रन ऑफ कच्छ ये एक दलदली भाग है। कैसा है सर, आपके पास एक दलदली भाग आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो भाई आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं आपसे कोई पूछता है कि सर जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, इस पेनिनसुला प्लेट्यू में क्या क्या आता है, प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या आता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे तो इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत एक तो हमको ये भी देखना पड़ेगा, अरावली रेंज इसी का हिस्सा है, मालवा का पठार इसी का हिस्सा है, सतपुड़ा है यहाँ पे है ना, मालवा, सतपुड़ा, विंध्याचल, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, ये दक्कन प्लेट्यू है ना, ये कर्नाटका प्लेट्यू, ये सब किसका हिस्सा है, ये सारे के सारे पेनिनसुला प्लेट्यू का हिस्सा आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग नॉर्थ प्लेन की बात करते हैं तो आप नॉर्थ प्लेन को भी कुछ इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये पंजाब हरियाणा का मैदान आपको देखने को मिल जाता है, पंजाब हरियाणा का मैदान, ये यूपी का पूरा प्लेन आपको देखने को मिल जाएगा। इधर हम बिहार की बात करेंगे, असम का मैदान आपको देखने को मिल सकता है। तो हमें याद रखना है सारी चीज़ों को कि भाई कहाँ पर क्या है। उत्तर में पर्वतमाला है, ये पीक आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है बच्चा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नामचा बरुआ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नामचा बरुआ देखने को मिलेगा। और इधर हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पर नंगा पर्वत, ये वाली जगह है ना बच्चा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है नंगा पर्वत। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास विस्तारित है हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, चलिए
मैं हिमालय माउंटेन को एक एक मैप के थ्रू और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्रॉडर अप्रोच शायद आपको ये बता दे यहाँ से, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है बच्चा। मैं अब यहाँ पर शायद रेड कलर का यूज़ कर सकता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छी विजिबिलिटी हो जाए। देखो भाई, ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज सबसे ऊपर। ये पामीर नोट आपको दिखाई दे रही है, पामीर नोट। इधर हिंदुकुश पर्वतमाला आ रहा है, ठीक है। ये सुलेमान रेंज, ये सुलेमान रेंज, ये पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में। और ये कुनलुन पर्वतमाला, ये कहाँ जाता है सर? ये चाइना की तरफ चला जाता है, तिब्बत की तरफ चला जाता है। तो पामीर नोट का मतलब क्या है कि बहुत सारी जो पर्वत ग्रंथियां हैं यहाँ पर आके आपके पास मिल रही होती हैं। पहले मैं ऊपर वाले हिस्से को एक बार जूम करके देखता हूँ कि क्या जूम हो रहा है क्या। हाँ, ठीक है। मैंने तो एंगल ही खराब कर दिया सर, पहले सही था। चलिए कोई बात नहीं, अब इतना जितना हो गया वही सफिशिएंट। देखो पामीनोड आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा काराकोरम। ये काराकोरम श्रृंखला बेटा, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, यहीं पर आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको केटू देखने को मिल रहा है, 8611 मीटर सबसे ऊंची चोटी। काराकोरम के बाद हम लोग बात करते हैं बेटा लद्दाख रेंज, आपको देखने को मिल जाती है लद्दाख रेंज। फिर आपको देखने को मिल जाता है जास्कर। तो ट्रांस हिमालय के हिस्सा है। और ये कैलाश, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना बच्चा, ये सारा का सारा ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय जैसे आप लोग पार हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए आपको ग्रेट हिमालय दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट हिमालय आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्रेट हिमालय, ठीक है। यहाँ पर आपको कामेत पर्वत की हम लोग बात करें, नंदा देवी, कामेत, ठीक है। ये धौलागिरी पहाड़ी आपको देखने को मिल रही होगी, ये अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है। ये सब कहाँ है सर? नेपाल में है। ये माउंट एवरेस्ट है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है। यहाँ पर आपके नामचा बरुआ देखने को मिलेगा, इधर आपको नामचा बरुआ देखने को मिल जाता है। देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है नामचा बरुआ, ठीक है, नामचा बरुआ। यहाँ तक विस्तार है हिमालय का। ये पटकाई बूम है, नागा हिल्स हैं, जयंतिया। मजा आएगा आपको बच्चा, पार्टी में इतना कह सकता हूँ कि इसको पढ़ने में बहुत मजा आपको आने वाला है, ठीक है। फिर देखिए ये नर्दर्न ग्रेट प्लेन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए पेनिनसुला प्लेटो में कुछ दिखाई दे रहा है आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे सतमाला हिल्स है, सतमाला हिल्स। इसकी ऊंचाई यहाँ पर लिखी हुई है 1567, ठीक है। सतमाला हिल्स की ऊंचाई लिखी हुई है। ये आपको कालसी हिल, कलसुबाई देखने को मिलेगी 1646 मीटर। तो इनको बड़ा मजा आएगा। जैसे देखिए ये काठियावाड़ पेनिनसुला प्लेटू है, ये इसी में आता है। यहाँ पर ये गिर रेंज है, ये रन ऑफ कच्छ है, जो एक आपके पास मर्सी लैंड के तौर पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये गल्फ ऑफ खंबात है, खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये कोंकण कोस्ट आपने पढ़ा होगा, कोंकण कोस्ट, मालाबार तट के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न घाट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तेलंगाना प्लेटू, देखिए तेलंगाना प्लेटू आपको दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ प्लेटू, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। गजरहाट हिल्स आपको देखने को मिल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मज़ेदार होने वाला है ये सेशन पूरा का पूरा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब ये हमने बहुत ब्रीफ में बता दिया है पूरे हिमालय के बारे में कि हिमालय की कौन सी श्रृंखला आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। हिमालय के बाद फिर अगर हम लोग बात करें तो ग्रेट प्लेन आपका कुछ ऐसा दिखाई देता है, जैसे ये राजस्थान का प्लेन आपको दिखाई देगा, राजस्थान। ये पंजाब हरियाणा, अपर गंगा, मिडिल गंगा, ठीक है, मिडिल गंगा। और ये लोअर गंगा प्लेन, ये ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो मज़ेदार रहेगा सेशन, बहुत बेहतरीन सेशन रहने वाला है। आप इस बात पे ध्यान रखिए कि इतना मज़ेदार सेशन, इतना इंटरेस्टिंग सेशन यहाँ पर रहने वाला है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पेनिनसुला प्लेटू है, इसमें देखो बुंदेलखंड के पठार को पढ़ना है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, ये छोटा नागपुर का पठार, ये बघेलखंड का पठार, दक्कन, ये पूरा का पूरा दक्कन का पठार, ठीक है। फिर ये आ गया कर्नाटका प्लेटू, ठीक है, कर्नाटका प्लेटू। ये तेलंगाना का पठार, ये दंडकारण्य का पठार, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आपके यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी और मज़ेदार चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ाई जाने वाली है। और ऐसी मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे, ठीक है। समझिए हम पहले कोशिश ये करते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं, इन बेसिक चीज़ों को आपको बहुत आसान तरीके से समझाया जाए, क्योंकि एडवांस पढ़ने के चक्कर में हम लोग बेसिक चीज़ों को इतना साइड कर चुके हैं, हम उनको सीखना ही नहीं चाहते। तो कोशिश यही कीजिए कि सबसे पहले आप लोग बेसिक चीज़ों को सीखें और बढ़िया तरीके से एक इंडिया का मैप बनाना सीखिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, ये एक हिस्सा आप ऐसे लेकर जाइए और इस हिस्से को यहाँ तक नीचे तक लेके आइए, यहाँ से थोड़ा सा टिल्ड कर दीजिए और फिर आप इसको इसके इक्वल ला के छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके इक्वल ला के छोड़ दीजिए। हम इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ ताकि आसानी हो जाए बनाने के लिए।
फिर आप इस वाले हिस्से को कुछ लंबे समय तक कुछ इस तरीके से लेके जाइए, और यहाँ पे अब छोटा सा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा हमें अक्सर परेशान करता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा हमको परेशान करता है। तो आप कोशिश ये ना करें कि हम बिल्कुल मैप ऐसा बनाएंगे जैसा कंप्यूटर बनाता है, ठीक है, ये आपको कोशिश नहीं करनी है। ये कोशिश अगर आपने करना स्टार्ट की तो फिर शायद आप कभी भी मैप नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से भारत का प्यारा सा मैप आप बनाएं, और इस मैप पे बार बार आप मैपिंग करें, बार बार आप मैपिंग करें कि कोई भी चीज़ आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है कि भाई काराकोरम कहाँ पर है, तो मैं इस तरीके से काराकोरम रेंज यहाँ पर बना सकूँ। इसमें मैं यहाँ पर इस तरीके से K2 मैं बना दूँ, K2 इधर मैं यहाँ पर नामचा बरुआ बना दूँ कि सर यार ये तो नामचा बरुआ है, ठीक है, नामचा बरुआ है। यहाँ पर आपको नंगा पर्वत देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नंगा पर्वत देखने को मिल जाता है, यहाँ हमको नंदा देवी देखने को मिलेगा। इधर हम लोग बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट है। तो कोशिश यही कीजिए कि आप मैप को बार बार बनाएं, आपके पास एटलस रहे, और अगर एटलस होगा तो बहुत बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन, आपकी बेहतर तरीके से पढ़ाई भी हो पाएगी। ठीक है भाई, बच्चे पार्टी कोशिश कीजिए इन सेशन को आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपकी बहुत सारी शिकायतें हैं, उन सभी शिकायतों को पूरा करेंगे। इन क्लासेस को एंजॉय कीजिए, आपके पास समय है पेपर पे, और पेपर आने से पहले पहले मैं हर एक चीज़ आपको कवर करा दूंगा, इस बात पे ध्यान रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।